हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने हूँ एक नए शो के साथ। इस शो का नाम दिया है हमने द 10 मिनट शो। 10 मिनट इसलिए क्योंकि 10th क्लास के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक को वन बाय वन हम 10 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैंने शुरुआत की है सिविक्स के आपके सेकेंड चैप्टर से, जिसका नाम है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। आइए दोस्तों देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। फेडरलिज्म संघवाद एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सरकार को या गवर्नमेंट दो से ज़्यादा के स्तर की जो लेवल होते हैं या सरकार होती है उसे दो से ज़्यादा लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे सिस्टम को हम फेडरलिज्म बोलते हैं। यदि हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम डेफिनेशन देख सकते हैं कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सिस्टम किसका सिस्टम है? गवर्नमेंट का, जिसमें किसको डिवाइड किया गया है? पावर इज डिवाइडेड। पावर किस में डिवाइड की गई? बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, यानी मुख्य तौर पर एक अथॉरिटी को रखा गया है, और बाद में इसे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि जो अलग अलग लेवल की सरकार है उसमें इसको डिवाइड किया गया। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि पावर को जब हम एक या दो से ज़्यादा लेवल्स की गवर्नमेंट में डिवाइड करते हैं उसे ऐसे सिस्टम को फेडरलिज्म या संघवाद कहा जाता है। अब देख लेते हैं इनका एग्जाम्पल। अगर हम देखें मुख्य तौर पे फेडरलिज्म में ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में, कि कौन सी कंट्रीज के एग्जाम्पल दी थे जो फेडरल कंट्रीज हैं। तो ब्राज़ील, इंडिया कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो फेडरल कंट्रीज हैं। पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 193 कंट्रीज में से केवल 25 कंट्रीज ऐसी हैं जो फेडरल कंट्रीज हैं, जहाँ पे संघवाद चलता है, फेडरलिज्म चलता है। अब उसके बाद वन बाय वन हम इसके की फीचर्स देख लेते हैं कि फेडरलिज्म जिस जिस देश में होता है वहाँ की आके फेडरलिज्म की विशेषताएं क्या होती हैं, एक एक करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। पहला है 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जहाँ भी फेडरलिज्म होगा वहाँ पे क्या होगा? 2 से ज़्यादा स्तर की सरकारें होगी, 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। दूसरा, हर एक गवर्नमेंट का क्या होता है? एक जुरिस्डिक्शन एरिया होता है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार। यानी कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट का अपना अपना एरिया होता है, वो उसी एरिया के अंदर काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल को ले लेते हैं, तो प्रिंसिपल का क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वो अपने स्कूल के अंदर ही जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या अपने स्कूल के अंदर अपने एम्प्लॉय को कुछ ऑर्डर दे सकते हैं या कुछ बातें उनको बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो उसी स्कूल से बाहर चले जाए तो वहाँ पे उनके रूल एंड ऑर्डर नहीं चलते। इसका मतलब वो उनका जुरिस्डिक्शन एरिया नहीं, उनका एरिया क्या हो गया? केवल स्कूल। ठीक उसी तरह हर एक सरकार का क्या होता है? हर एक लेवल की सरकार का एक अपना जुरिस्डिक्शन एरिया होता है। और आखिर ये जुरिस्डिक्शन एरिया हमें पता कैसे चलेगा? तो होता क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उस संविधान के अंदर स्पेसिफाइड किया गया है, मतलब कि मेंशन किया गया है कि प्रत्येक गवर्नमेंट का, हर एक गवर्नमेंट का क्या जुरिस्डिक्शन होगा, यानी कि उसका क्या एरिया होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि संघवाद क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 से अधिक लेवल की सरकार होती है और पावर उसमें डिवाइड कर रखा होता है हर एक लेवल की गवर्नमेंट के अंदर, और उसमें मुख्य रूप से एक सेंट्रल अथॉरिटी रहती है, बाकी उसकी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है। कि एक मुख्य तौर पे एक अथॉरिटी रहती है जिसमें ज़्यादा पावर होते हैं, बाकी पावर छोटे छोटे लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट्स में डिवाइड होती है। उसके बाद हमने इसके फीचर्स देखे और एग्जाम्पल देखा फेडरलिज्म का। तो ब्राज़ील और इंडिया हमने एग्जाम्पल देखा। वर्ल्ड में लगभग 25 कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर फेडरलिज्म है। उसके बाद हमने इसके कुछ की फीचर्स देखे। एक देखा हमने 2 से ज़्यादा, यानी 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। हर एक गवर्नमेंट का अपना जुरिस्डिक्शन एरिया होता है, और ये एरिया जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। आइए इसके बाद देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट की, अगला फोर्थ पॉइंट क्या होगा। चलिए अब देखते हैं हम संघवाद की चौथी विशेषता की। संघवाद की चौथी विशेषता क्या है? फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज। यूनिलेटरली का मतलब होता है, यहाँ पे यूनि का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा आप, जब भी यूनि वर्ड आ जाए, यूनि का मतलब होता है एक या सिंगल। यानी कि हमारे संविधानों के अंदर जो फंडामेंटल प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि जो मौलिक प्रावधान है संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको एक अकेले यूनिलेटरल यानी कि एक अकेले लेवल की सरकार बदल नहीं सकती। जब भी फंडामेंटल प्रोविजन में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी चेंजेस करना होंगे तो जितने भी हमारे लेवल्स की गवर्नमेंट है सबकी सहमति आवश्यक है, उसके बाद ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर सकते हैं। यानी कि यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता, किसी एक लेवल की गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं कर सकती। संघवाद के 5वें फीचर्स की ओर बढ़ते हैं अपन। फंडामेंटल के जो फेडरलिज्म है इसके अंदर सरकार होती है, इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। इन लेवल्स में जो इंटरफेयर करने का राइट होता है, अधिकार होता है, जो पावर होती है, वो कोर्ट के पास होती है। इसका मतलब कोर्ट क्या करता है? जिस तरह क्रिकेट मैच में एक एम्पायर होता है, ठीक उसी तरह जो कोर्ट है वो एक एम्पायर की तरह फेडरलिज्म में अपनी भूमिका निभाती है। अगर बात करें इंडिया के अंदर तो हाईएस्ट कोर्ट के रूप में, यानी कि हमारे यहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है?
तो हमारे यहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट के रूप में एक्ट करती है, कार्य करती है। और हमारे देश में कितने सुप्रीम कोर्ट है? तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है अपने देश में, याद रखना आप। उसके बाद 6th पॉइंट की तरफ चलते हैं। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड। रेवेन्यू का मतलब होता है जो टैक्सेस या जो पैसा धन होता है, ये क्लियरली इसके सोर्सेस क्या क्या होंगे किसी भी लेवल की सरकारें। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अगर अलग अलग डिवाइड कर रखा है तो उनके रेवेन्यू के सोर्सेस, उनके स्रोत क्या होंगे, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है, स्पेसिफाइड किया गया है कि किसी भी हर एक गवर्नमेंट के या हर एक लेवल की जो सरकार होगी उसके अंदर उसके रेवेन्यू के सोर्सेस क्या क्या होंगे। यानी कि इसका मतलब फंडामेंटल प्रोविजन यूनिटरी चेंज नहीं कर सकते हैं, कोर्ट एक एम्पायर की तरह एक्ट करती है ताकि इंटरप्रेट कर सके कोई किसी भी तरह का कुछ भी। अगर बाई चांस अगर कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो उसमें कोर्ट उसका सॉल्यूशन निकाल सके या उसको बीच में इंटरफेयर कर सके। उसके बाद जो रेवेन्यू के सोर्सेस होते हैं वो भी कैसे हैं, क्लियरली स्पेसिफाइड है। और ये कहाँ स्पेसिफाइड होंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाइड होते हैं, संविधान के अंदर लिखे हुए। एक लास्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन कि जो फेडरलिज्म है इसके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव यानी कि 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से बात कर लेते हैं। पहला, सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, यानी कि जो लोगों की सुरक्षा है वो लोगों की सुरक्षा के साथ साथ जो देश की यूनिटी है, एकता है, उसे प्रमोट करना भी सरकार का एक उद्देश्य होता है या फेडरल गवर्नमेंट का एक उद्देश्य होता है। दूसरी तरफ बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की, तो अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। हमें पता है कि इंडिया क्या है, एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री, यानी कि यहाँ पर विविधता बहुत ज़्यादा है, हर धर्म के जाति के अलग अलग लोग रहते हैं। तो हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है उसको समायोजित करना, अकोमोडेट का मतलब होता है समायोजित करना, या इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि जितने भी लोग हैं उन सबको एक साथ लेकर चलना, उन सबको एक साथ आपस में कैसे जोड़कर एक साथ चल सकते हैं। तो 2 ऑब्जेक्टिव हो गए, पहला सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी यानी कि एकता को बढ़ावा देना और लोगों की जो रक्षा है उसे करना। उसके साथ साथ दूसरा है अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, हमारी जो क्षेत्रीय विविधता है उसको समायोजित करते हुए चलना, लोगों को जो हमारी विविधता है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो या पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।